मुझे लगता है कि कहीं न कहीं शनि और राहु एक साथ बैठकर प्रेमचंद अग्रवाल जी को घेरे हुए हैं और वो उनकी राजनीति को चौपट करना चाहते हैं। उनको चाहिए कि वो सब्र का रखें और ये माफ़ी माँगने पे क्या घिसता है आपका यार? आपको माफ़ी माँगने में कितनी दिक्कत होनी थी? नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ सीमा रावत और आप देख रहे हैं आईटीजी टॉक्स। आईटीजी टॉक्स हमेशा ऐसे क्षेत्रों पर, हमेशा ऐसे मुद्दों पर बात करता है जो उत्तराखंड से जुड़े हुए होते हैं। एक ऐसा ही मुद्दा लेकर एक बार फिर से मैं मौजूद हुई हूं और आज हमारे गेस्ट है पत्रकार मनोज इस्टवाल जी। मनोज इस्टवाल जी से हम कई सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक जो मुद्दा जो आज की डेट में उत्तराखंड में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जो है उत्तराखंड राज्य के ऊपर। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जिसको बनाने के लिए इतने सारे लोगों ने अपने जान की आहुति दी है, इतने सारे बलिदान किए हैं, तब जाकर ये राज्य हमको मिल पाया है। लेकिन क्या असल में हमें वो मिल पाया जिसकी हमने उम्मीद की थी या जिसकी हमने मांग की थी? इन्हीं सारी बातों पर आज चर्चा होगी मनोज इस्टवाल जी से। सबसे पहले तो मनोज इस्टवाल जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सर, आप खुद पत्रकार हैं और पत्रकार की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है किसी भी मुद्दे को, किसी भी चर्चा को और विस्तृत तरीके से लोगों के सामने रखना। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे इस मुद्दे पे बात कर पा रही हूँ। तो सीधा मुद्दे पे आते हैं। और सीमा पहले तो शुक्रिया स्टूडियो में बुलाने के लिए और आईटीजी ग्रुप के जितने भी मित्र हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी प्रशंसक हैं और जितने भी देखने वाले हैं, सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएँ कि आप एक अच्छे पॉडकास्ट के लिए अ, हम लोगों को देखते हैं और हम लोगों को सुनते हैं। जी सीमा, आप कुछ कह रही थी? जी सर। सर, एक मुद्दा जो उत्तराखंड में आज के टाइम पे एक आग पकड़े हुए है, वो है उत्तराखंड के ऊपर, पहाड़ियों के ऊपर एक विधायक के द्वारा जो टिप्पणी की गई। उस टिप्पणी के बारे में आपने भी जरूर सुना होगा। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से उत्तराखंड की मांग की गई थी, जब उत्तराखंड हमको मिल गया, पहले तो यही एक बहुत बड़ा वहम है कि जिस मांग को लेकर उत्तराखंड राज्य को मांगा गया था, क्या असल में वो मांग पूरी हो पाई? क्या असल में वो राज्य उस तरीके से मिल पाया? वाह! बहुत अच्छा प्रश्न है। दरअसल जिन सपनों के साथ हम जागे थे, सपने लेके जन्म हुआ था उत्तराखंड का और वो नारे भी गूंजे थे जगह-जगह बोला कख जाना छा तुम लोग उत्तराखंड आंदोलन में या उठा जागा उत्तराखंडियों सौ उठानो वक्त आएगी। हाँ। आज फिर वही नारे और वही बमुश्किल से 23-24 साल में ये सब आना हम लोगों के वास्तव में एक संचेतना और चेतना के लिए बहुत बड़ा एक विषय फिर से मुंह आगे खड़ा हो गया है कि आखिर उत्तराखंड राज्य ने राज्य पाने के बाद क्या खोया? सबसे पहले तो पलायन की जो रफ्तार हुई, गाँव खाली हुए, खेत बंजर हुए, बीहड़-बनता अपना पहाड़ी 10 जनपद जो पहाड़ के हैं, वो दिनों-दिन बंजर की ओर अग्रसर हो रहे हैं और हम पलायन कर रहे हैं। क्या वास्तव में उत्तराखंड इसीलिए माँगा था हमने कि हम अपने घर, मकान, गाँव सब छोड़ दें और आकर तराई में बस जाएँ, मैदानों में आके बस जाएँ। पूरी जनसंख्या माइग्रेट करके आपके देहरादून, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार के आसपास आकर बस गई है। आखिर क्यों? सबसे बड़ा विषय ये है कि पूरे राज्य का 60% जो बजट है, इन 3 जनपदों पे खर्च हो रहा है। पहाड़ों को क्या मिल रहा है? 40% और 40% में भी वो झुंझुना मतलब एक जिले पे 4% हम खर्च कर रहे हैं और इन 3 जिलों को अगर हम औसतन लगा दें तो 20% मतलब हमारा 5 गुना एक जिले में यहाँ खर्च हो रहा है। तो ये दुर्भाग्य नहीं है तो और क्या है इस प्रदेश का? जी। तो यहीं से ये चिंगारियाँ देखिए एक भभका था कुछ दिन शांत रहा, फिर से वो चिंगारी उठने लगी है। कोरोना ने आपको दिखाई दिया था कि रिवर्स माइग्रेशन के कितने करीब पहुँचे हैं, लेकिन हुआ हम्म। क्या? जो रिवर्स माइग्रेशन के बाद गाँव बसना चाह रहे थे, कुछ करना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री की घोषणाओं के बाद भी बैंकों ने उनको पैसा देना स्वीकार नहीं किया क्योंकि हम लोग हैंड टू माउथ है। जितना आया उतना खर्च हुआ, दिनचर्या यही चलती रही।
बच्चों के भविष्य के लिए हमने मैदान में कदम तो बढ़ाए, लेकिन क्या दिल पे हाथ रख के बोलिएगा हर उत्तराखंडी, क्या आप अपने बच्चों को वैसे संवार सके जो सपने लेके आप चले हैं? आज हो क्या रहा है कि एक शिक्षित बेरोजगार जब रोजगार की तलाश में रुड़की या देहरादून या फिर उधम सिंह नगर या हरिद्वार के क्षेत्र में जो आ रहा है, वो 8,000, 9,000, 10,000, 15,000 की नौकरी कर रहा है, पूरा परिवार उठा के साथ ले आ रहा है। मजबूरन जो महिला हमारी खेत खलिहानों को संभाल रही थी, घर संभाल रही थी, वो या तो झाड़ू पोछा कर रही है, फिर फैक्ट्री में जाकर काम कर रही है, ताकि तारन तब्य बना सके, बच्चों का एजुकेशन कर सके। बच्चों को एजुकेशन देने के लिए एक जो मुहिम छेड़ी है कि अंग्रेजी स्कूलों में जाना है, तभी क्या कहते हैं हम बड़े बनेंगे। अरे हमने भी तो उन्हीं स्कूलों से पढ़ा है, गांव के स्कूलों से, और बहुत अच्छे एजुकेशन में पढ़ा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम चूक करके राज्य प्राप्ति के लिए, ये मेरा राज्य प्राप्ति के बाद जो विकास होना था पहाड़ों का, वो विकास आज भी पहाड़ों से दूर है, और मैदानों में विकास हो रहा है इन 3 जिलों में। सर, पहाड़ों की बात हुई है जी हमारे माननीय विधायक जी ने सदन में एक भाषण दिया। जी उन्होंने अपने भाषण में पहाड़ियों के लिए काफी सारे अपशब्द शब्द निकाले, और कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात कही कि पहाड़ों में है कौन, पहाड़ों में जो भी बचे हैं या फिर जो भी रह गए हैं, कुछ नहीं है पहाड़ों में। पहाड़ों में जो उत्तराखंड राज्य जिस तरीके से मांगा गया था, उसमें सिर्फ पहाड़ी ही नहीं थे, बाहर के लोग भी थे। तो किस तरीके से देखते हो? और सबसे बड़ी बात है सर कि इस बात का आघात लोगों को काफी ज्यादा लगा है, उत्तराखंडियों को, पहाड़ियों को। बहुत तो किस बहुत तरीके से देखते हैं बहुत इसे? आघात लगा है, और आघात लगना भी चाहिए। जी। लेकिन पहला प्रश्न मेरा अपने जनमानस से, उत्तराखंड के हम्म। जनमानस से। आप खुद पहले इसके भागीदार हैं कि पहाड़ छोड़कर मैदानों में आ गए। मैं मानता हूं सरकार की उपेक्षाओं के शिकार हम आम लोग हैं, जो शिकार होते रहे और फिर आते रहे। हम्म। हम सहते रहे और वो जुल्म करते रहे, यही चलता रहा। हमने कभी ऐसा नहीं प्रयास किया कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से आके पूछे कि तेरी रजा क्या है। अगर हम में एकजुटता होती, जो आज खड़े हैं हम, एक प्रेमचंद अग्रवाल जो कैबिनेट मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, आपके वित्त मंत्री हैं, प्रदेश का मुख्यमंत्री के बाद अगर दूसरा पद होता है तो ये होता है। एक ऋषिकेश का विधायक और इतना प्रदेश का वित्त मंत्री, संसदीय राज्य मंत्री, संसदीय मंत्री जिसको बोलते हैं, राज्य मंत्री तो क्या कह रहे हैं, संसदीय परंपराओं का को जो देखने वाला है, वो व्यक्ति अगर ये कहता है कि साले जैसे शब्द जुबान से निकलते हैं, तो आघात ही तो है इस प्रदेश के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर बोलेगा क्यों नहीं भाई? हम तो सड़क के नीचे आ रहे हैं, हम हिमाचल की तरह गांव में टिके नहीं रहे। सबसे पहले जो विधायक बना, जो मंत्री बना, उसने अपनी कोठी बंगला देहरादून में बना दिया। एक वक्त वो भी आया कि साहब निशंक जी पूरे जो हमारे मंडल कार्यालय थे पौड़ी गढ़वाल के, वो पौड़ी से उठा के देहरादून ले आए। दूसरी गलती ये हुई कि जो हरिद्वार और ये उधम सिंह नगर जिले का कोई क्षेत्र था जो उत्तराखंड में शामिल नहीं होना चाहिए था, उसको भी आपने उत्तराखंड में शामिल कर दिया। तो 100 गालियां पड़ेंगी, क्योंकि वहां का कल्चर है। हमने गालियां नहीं सुनी और वो गालियां बकते रहेंगे। तो प्रेमचंद अग्रवाल के प्रति जो रोष है, आज का रोष नहीं है, ये पूरी पॉलिटिक्स का रोष है। पूरी राजनीति जो हमें 24 सालों में झेलनी पड़ रही है, उसका रोष है। प्रेमचंद अग्रवाल का अहम, इतना बड़ा मंत्री, हमेशा जो पेड़ पे जिस पे फल लगते हैं वो झुकता है। लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल जैसे कभी ना मंत्री, उनकी बॉडी लैंग्वेज से कभी आप उनके सामने खड़े होकर देखिएगा, ऐसे लगते हैं कि जैसे वो किसी इंसान से नहीं, पता नहीं किस जानवर से बात कर रहे हो। तो जब तक वो अपना एटीट्यूड ऐसा रखेंगे तो स्वाभाविक है कि उनके मुंह और मुख मुद्रा घृणा का पात्र बनेगी। प्रेमचंद अग्रवाल आज नाम से प्रेम के हो सकते हैं, लेकिन आज उत्तराखंड वासियों के लिए घृणा के पात्र बन चुके हैं। ये उनके अपने बोए हुए बीज हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो जनाक्रोश इस समय उभर के सामने आया है,
वो प्रेमचंद अग्रवाल की ही राजनीति नहीं बल्कि भाजपा की प्रदेश राजनीति के लिए भी घातक साबित हो सकती है अगर उन पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई तो। अ, सर, आपने एक बात कही है उचित कार्यवाही की। अ, कुछ जो मैं है एक कुछ केस जो है मैं वो बताना चाहूंगी, निकालना चाहूंगी। कई बार क्या होता है कि अगर हम फेसबुक या सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करते हैं सरकार के खिलाफ या फिर सरकार की सच्चाइयों को आईना दिखाने की कोशिश करते हैं, तो या तो उस पोस्ट की रीच घटा दी जाती है या फिर आईटी सेल के द्वारा उन पोस्टों को डिलीट करने का दबाव बनाया जाता है। बिल्कुल। दूसरी ये कार्रवाई होती है जनमानस पे, जो लोकल लोग हैं जो पोस्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जिनके पास सिर्फ एक ही जरिया है अपनी बात को आगे रखने का। बिल्कुल। दूसरी बात जब आती है, प्रदेश के कुछ नेता ऐसे भी रहे हैं जिन पे आय से अधिक संपत्ति के केसेस सामने आए, कार्रवाई करने की मांग की गई, लेकिन सरकार के द्वारा जूं तक नहीं रहेगी उनके कानों पर। कई नेता ऐसे रहे हैं जिनका सामने जिनके प्रत्यक्ष रूप से ये देखा गया है कि इनका हाथ कई सारे अनैतिक कार्यों में है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। तो किस तरह से देखते हैं कि जो सरकार है, प्रदेश की जो सरकार है, भाजपा जो सरकार है, किस तरह से कंट्रोल करने का काम कर रही है? देखिए, वास्तव में आईटीसीएल ने कारनामे तो किए हैं और ये मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट गुरु का माना जाता है और ये अच्छी बात है। सरकार के हिसाब से सरकारी तंत्र जो अपनी बातों पे आईटीसीएल का शिकंजा कस रहा है और आईटीसीएल को मजबूत कर रहा है, ये सरकार अपनी नाकामियों के लिए हर सरकार करती है, ये सिर्फ उत्तराखंड सरकार नहीं है। और मैं इसमें सूचना एवं लोक संपर्क जनसंपर्क विभाग उत्तराखंड का शुक्रिया अदा करूंगा कि कम से कम उनमें ये चेतना तो है कि जो सरकार के विरुद्ध जारी है घटनाएं उन पे अंकुश कैसे लगाया जाए। लेकिन ये चेतना भी आना चाहिए कि जो सरकार के पक्ष में विकास की बातें करने वाले मुद्दे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए भी चेतना आनी चाहिए। सिर्फ नकारात्मक नहीं, सकारात्मक को भी आगे बढ़ाइए ना, नकारात्मक रोकिए। कब तक रोकेंगे ये तो आप जाने। सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, कहीं ना कहीं पकड़ में आई जाएंगे हम। मुझे लगता है कि अगर ये आय से अधिक संपत्ति और ये सारे विवादों में पड़ेंगे तो लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा। हम सिर्फ एक नेता को क्यों नहीं पकड़ लेते, ये 2-3 नेताओं को कवर कर लेते हैं। आय से अधिक संपत्ति नहीं होती तो हम प्रेमचंद अग्रवाल जी की बात कर रहे हैं, उनका एक होटल बन रहा है ये हाईवे पे 82 और उसके बीच में है। उसमें पार्टनर सुनने में आया कि ये अपने महेंद्र सिंह भट्ट जी के लड़के भी हैं जो अध्यक्ष हैं भाजपा के। आपने पीछे विवाद सुना होगा, मुनि के पास जो शराब का ठेका था उसमें एक मोहित डेमरी पत्रकार को बुरी तरह से पीटा गया था जी। वहां भी क्या कहते हैं इन्वॉल्वमेंट उनका झलका। अभी वो जो अपना एक मेयर बना है या नगर पालिका अध्यक्ष क्या है ऋषिकेश में, उनका नाम आया है। तो उस दौर से ये लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा है जो हमारा आपस में ये विवाद है। पहाड़ी बनाम मैदानी जो एक टूल दिया गया और जिस तरीके से अपने सुबोध उनियाल जी बीच में फिर कूद पड़े कि भाई हम भी तो क्या कहते हैं फलानी जगह से। आज कल सुबोध उनियाल जैसे नेता पे मीम्स बन रही है। एक रुपया का कोई सज्जन है, उन्होंने मीम्स बनाया कि भाई वो शादी उनियालों की लड़कियों से नहीं, उनियालों से कर रहे थे, लड़की वाले मना कर रहे हैं कि भाई आप बिहार में ढूंढो अपने लिए लड़की, या फिर बोगनाओं का अगर रिश्ता है तो भाई वो कलकत्ता जाए। तो ये आने वाले कल में जातिवाद के लिए एक बहुत बड़ा जहर है। हम जातियों के दलदल में फंस रहे हैं, हम मैदानी पहाड़ी में फंस रहे हैं, हम गढ़वाल कुमाऊं में फंस रहे हैं। ये राजनीति कहाँ हमें ले जा रही है, ये दुर्भाग्य हो रहा है इस प्रदेश का। और आने वाले कल में ऐसा ना हो कि हम पहाड़ी जनमानस अगर इकट्ठा नहीं हुए तो आने वाले कल में हमारे लिए मुसीबत हो जाए कि हम न घर के रहे न घाट के। हो सकता है प्रेमचंद अग्रवाल इस बार अगर अपनी ये जो मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है उनकी, ये तो साथ में है, लेकिन आगामी चुनाव में उनको टिकट, क्योंकि वो तो अब लोकसभा की तरफ देख रहे थे, टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये मैदानी और पहाड़ी का जो ये खाई उन्होंने पैदा कर दी है, ये उनके लिए, उनके राजनीतिक जीवन के लिए, उनके अस्तित्व का खतरा मंडराने जैसी बात है।
अम, बात यहाँ पे ना प्रदेश अध्यक्ष जी की आई है। महेंद्र भट्ट जी, जब वो चुनावी मैदान में उतरे थे तो उन्होंने पहाड़ियों को बहुत ऊंचा दिखाया था कि पहाड़ियों से बढ़कर कुछ नहीं, पहाड़ी ही है। फिर बात आती है आंदोलन करने वाले, हम्म। उनको वो कहते हैं कि आंदोलन करने वाले अलगाववादी से कम नहीं। अब बताइए। तो किस तरह की स्थिति है। दूसरी बात, अभी जैसे आपने नाम लिया मुयाल जी, हम्म, जो काफी चर्चाओं में बन रहे हैं। नेता, कोई भी नेता हो, लोगों द्वारा चुना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लोकतंत्र उसमें हम रह रहे हैं, लोगों द्वारा चुना जाता है। तो क्या किसी जनमानस का इतना हक नहीं बनता है कि वो अपने नेता से सवाल कर पाए। क्यों नहीं? दूसरी बात, जब एक देख रहे थे हम अभी कि जब उन्होंने महेंद्र भट्ट जी को कॉल किया, तो वो कॉल पे कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मुद्दा है, कि वो कॉल पे कह रहे हैं कि इसका जवाब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांगिए। आप राज्य की राजनीति में आप जो है सेंट्रल की बात करते हैं, तो क्या लगता है कि राज्य की राजनीति राज्य के हाथ में है या नहीं? ये पार्टी अध्यक्षों की, प्रदेश पार्टी अध्यक्ष पांचवी के बच्चे की तरह बात अगर करे तो हंसी नहीं आएगी तो क्या आएगी बताइए। जी। एक तरफ वो मीडिया पे वो गुर्राते हैं कि भाई अब क्या कहते हैं, सोशल मीडिया पे किसी ने पोस्ट डाली तो मैं मुख्यमंत्री से ये बोलूंगा और वो बोलूंगा और कार्रवाई करवाऊंगा। अरे भाई, नेता बनने के बाद आप क्यों बोल देते हो, भूल जाते हो कि आप तो सेवक हो। जनता आपकी सर्वोच्च है। जिस जनता ने आपको बिठाया है, जनसेवक बनो ना। जनता पे गुर्राने के लिए आपको राजनेता इसलिए नहीं बनाया गया। पहले आप राजनीति की ABCD सीखिएगा महेंद्र भट्ट जी। राजनेता बनने के लिए नयन दत्त तिवारी जैसा सब्र चाहिए, जो ऐसे करके हाथ जोड़ के और सबसे मिलते थे। करते अपनी मन की थे, लेकिन राजनेता का वर्चस्व ही होना चाहिए। यही गुण निशंक जी में भी थे। जी। हाथ पकड़ के चल दिया आगे तक। और आदमी जो शिकायत लेके गया था, जब तक हाथ पकड़ा हुआ है तब तक कोई यंत्र भूल जाता था कि मेरे पास यार ये क्या लेके आया था और कहाँ गया। राजनेता पब्लिक के ऊपर गुर्राने के लिए नहीं बनते। राजनेता का मतलब ये है कि पब्लिक की सुनकर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए बनते हैं। आप अपनी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए केस दर्ज करने की बात करते हैं, तो देखिए कितने मुखौटे आपके आगे आ गए थे कि मुझ पे केस दर्ज करो, मुझ पे केस दर्ज करो। आखिर आपको वहां से भी आग्रह करना पड़ा ना मीडिया से कि मैं आग्रह करता हूँ। ये आग्रह वाला शब्द पहले आ जाता है महेंद्र भट्ट जी, तो फिर ये वो क्या आती है। और देखिए ना कितना बड़ा वो है कि आप प्रधानमंत्री से बात कीजिए। क्या ऐसे व्यक्ति का भाजपा संगठन संज्ञान नहीं लेगा? क्या ऐसे प्रदेश अध्यक्ष पर ऊपर से फटकारनी पड़ेगी कि आप छोटे से मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री को इंगित कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री से बात कीजिए, और उसके बाद बोल रहे हैं कि आप गूगल में उनका नंबर ढूंढ लीजिए। शर्म की बात है महेंद्र भट्ट जी। इतने बड़े, मतलब एक इतने जिस देवभूमि के वो बद्रीनाथ क्षेत्र से आने वाला व्यक्तित्व अगर अपने व्यक्तित्व में ऐसी बातें शामिल करेगा तो आपकी पद प्रतिष्ठा तो रही है, आप कद काठी पे भी सवाल और प्रश्न चिन्ह लगते हैं। ये मेरा मानना है। बिल्कुल। है ना? तो ये नहीं होना चाहिए। प्रेमचंद अग्रवाल, रही प्रेमचंद अग्रवाल की बात, तो प्रेमचंद अग्रवाल विवादों से तो उनका नाता रहा है, चाहे वो एक राज्य आंदोलनकारी की पिटाई का वक्त रहा हो, या फिर ये अभी जो वहाँ ऋषिकेश के नगर निकाय के चुनाव हुए उस विवाद पे देखिएगा। जी। है ना? वो सारे विवादों की जड़ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शनि और राहु एक साथ बैठकर प्रेमचंद अग्रवाल जी को घेरे हुए हैं, और वो उनकी राजनीति को चौपट करना चाहते हैं। उनको चाहिए कि वो सब्र का रखे। और ये माफी मांगने में क्या घिसता है आपका यार? आपको माफी मांगने में कितनी दिक्कत होनी थी? आप खेत प्रकट करने में भी, हम भी सदन में थे जब बजट सत्र था, तो खेत प्रकट करने में भी आपको दिक्कत हो रही थी। लखपत भंडारी वाले प्रकरण पे मैं दोषी रितु खनूड़ी को इसलिए मानता हूं क्योंकि उन्होंने जब प्रेमचंद अग्रवाल और उन पे विवाद हुआ था और साले जैसे शब्द बोले थे, तब प्रेमचंद अग्रवाल को क्यों नहीं आपने क्या कहते इस तरीके से झपट मारी? सही बात है।
भाई पूरा विधानसभा पीठ पर निर्भर करता है, सारे आपके अधीन है, मंत्री संतरी सारे हैं। तो आपका अधिकार दोनों तरफ बनता है, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो। लखपत बुटोला बार बार बैठिए बैठिए, आपकी बात आ गई है, तब भी नहीं बैठ रहे थे, तो यकीनन झल्लाट तो होती है, बड़ा मुद्दा था। रितु खनौड़ी का झल्लाना स्वाभाविक था, लेकिन उससे पहले ये देखना भी जरूरी है कि आपने सत्ता पक्ष के किस नेता को टोका है। तो यहाँ उनकी भी गलती, इसलिए लोग रितु खनौड़ी पे भी नाराज रहे। और ये प्रेमचंद्र अग्रवाल का तो आप देख ही रहे हैं कि गुस्सा शांत होने को नाम नहीं ले रहा। दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, ऋषिकेश में प्रदर्शन हो रहा है। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं उत्तराखंड की समस्त राजनीति के लिए राजनेताओं को सीखने का भी समय है और राजनीति को सुधारने का भी समय है। और ये एक कलंक की तरह जो काम हो रहा है, पहाड़ी बनाम मैदानी को इसको जो रंग दिया गया, आप गुर्रा रहे हो पहाड़ियों पर और उसे पहाड़ी बनाम मैदानी आप ले रहे हो। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार भी ये देख रही कि यार कहीं बढ़िया लॉबी नाराज ना हो प्रेमचंद्र अग्रवाल को लेके। तो प्रेमचंद्र अग्रवाल के साथ साथ मुझे लगता है कि ऐसे भाजपा ऐसे नेताओं का जिनकी जुबान से लेकर, जिनके कारनामों से लेकर, जिनके जितने भी चिट्ठे खुल रहे हैं भ्रष्टाचार के, उनको लेकर उनका भी निकलना तय है इस समय। एक जब भाजपा के भ्रष्टाचार के कुछ नेताओं की बात आई है, तो एक नाम जो है वो तुरंत क्लिक कर गया, तो उसके बारे में पूछना तो बनता है। बात आती है, ये सिर्फ आज की बात नहीं है या फिर सिर्फ प्रेमचंद अग्रवाल की बात नहीं है। हमारी एक विधानसभा है जो काफी चर्चाओं में बनी रहती है। कहते हैं 26 जनवरी में जहां सबने गणतंत्र दिवस मनाया, वहां पे गणतंत्र दिवस भी मनाया गया। आप समझ गए होंगे मैं किस विधानसभा की बात कर रही हूँ। खानपुर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पे खुलेआम बंदूकें लहराई गई। लेकिन उमेश कुमार जो विधायक है वो तो आज आए हैं, अब आए हैं, लेकिन इससे पहले प्रणव के अगर वो देखे जाए, इतिहास देखा जाए, तो उन्होंने तो कई बातें बोली थी उत्तराखंड को लेकर। तो भाजपा ने तो, सरकार ने तो उनको कई बार निष्कासित करके फिर वापस भी ले लिया, कई बार ऐसी चीजें कर ली। तो क्या, किस तरह से देखते हैं सब चीजों को? यकीनन पनिशमेंट तो मिला है। पनिशमेंट ये मिला है कि उनको टिकट नहीं मिली, उनकी वाइफ को टिकट मिली है और फिर भी उनका बड़बोलापन नहीं किया। अभी वो जेल में इसलिए बंद नहीं कि इनका विवाद हुआ, उमेश और उसने केस अपने आप लाद दिया अपने ऊपर कि मैंने फलाने जंगल के इन प्राणियों का शिकार करता हूँ, गोलियां चलाना है कोई मेरे से जाने, हमारा तो खानदानी पेशा है। वो एक्चुअली आज भी अपने को रजवाड़े का राजा समझता है कि मैं राजा हूं और मेरे जो मन आए वो करे। ऐसे व्यक्ति मेंटली डिसऑर्डर कहे जा सकते हैं। रही उमेश जय कुमार की बात, पर्दे में उमेश जय कुमार क्या है, जुबान में मैंने कभी नहीं सुना कि उसने पहाड़ियों को गाली दी। जबकि पहाड़ी जनमानस और बेसिकली जो पहाड़ का मीडिया है उमेश जय कुमार को स्वीकार नहीं करता। बिल्कुल। लेकिन वो पहाड़वाद को लेके अपनी राजनीति को तेज गति देना चाह रहे हैं, पैनी गति देना चाह रहे हैं। उसमें रोड़े कितने हैं ये उमेश जय कुमार समझे। त्रिवेंद्र काल में उमेश जय कुमार ने जो स्टिंग किए थे, कई बार अंदर रहे, बहुत बुरी गति में रहे, लेकिन उमेश जय कुमार के कोई ना कोई स्टार तो हैं जो उनको फिर से ऊपर उठा लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये विवादों की जननी, ये मैदान से शुरू हो रहे हैं विवाद, और ऊपर ये गंदगी पहाड़ की तरफ, मतलब उल्टी गंगा जा रही है ऊपर को, ये ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये अच्छा नहीं है भविष्य की राजनीति के लिए। पहाड़ का जो शांत चित्त था उसमें ये उथल पुथल होना, जैसे आपदा तो आ ही रही है, लेकिन ये राजनीतिक आपदा आने वाले टाइम पे ठीक मुझे हेमवती नंदन बहुगुणा जी का और चंद्रमोहन सिंह जी का वो चुनाव याद दिलाता है, जहां से ख और ब, ख से खस, ब से बामण, खस बामण की परंपराओं को जो दूर किया है तब की राजनीति, ब्राह्मण और इसमें जातिवाद का जो जहर घोला था, वो फिर से जहर अब ये मैदान पहाड़ के प्रति घुलने लगा, ये गढ़वाल कुमाऊं के प्रति घुलने लगा। ये अच्छी बात नहीं है, मेरा ये मानना है।
पहाड़ की और मैदान की जब बात आती है, तो अब वो ये ना कि जब चर्चाएँ निकलती हैं, तो धीरे-धीरे करके एक-एक बात अपने आप ही सामने आना शुरू हो जाती है। अभी जो नगर निकाय के चुनाव हुए हैं, ऋषिकेश की जो नगर निगम थी, काफ़ी हॉट सीट बनी हुई थी, हम्म, क्योंकि यहाँ पे जो मुकाबला था, वो सिर्फ़ ऐसा नहीं कि 2 पक्ष के ऊपर था। ये मुकाबला बन गया था पहाड़ियों और मैदानी के ऊपर, बिल्कुल। जिस तरह की वहाँ पे राजनीति रची गई। अब आपने भी देखा कि वहाँ पे नरेंद्र सिंह नेगी जी भी खुद मौजूद रहे, जिस तरह से शंभू पासवान पासवान की जो है वहाँ पे उन्होंने बात रखी, उनका सपोर्ट किया, सब चीज़ें हुई। तो वहाँ पे एक विवाद हुआ था, जहाँ पे पहाड़ियों को गाली दी गई थी। समूह पासवान के लोगों के द्वारा। हाँ, तो उस सारी चर्चाओं को लेकर ये देखना तो पूरा बन रहा है कि आने वाला जो टाइम है, वो उत्तराखंड को कई तरीकों से बाँट रहा है। दरअसल मुझे लगता है कि प्रेमचंद अग्रवाल की शुरुआत ही राहुल सनी से शुरू हुई है, शराब से शुरू हुई है। हुँ, शराब के ठेके का विवाद, उसके बाद ये शंभू पासवान वाला प्रकरण, हुँ, और पासवान और वो अपना मास्टर जी करके हाँ, दो गुटों का होना, मास्टर जी के पक्ष में गढ़वाली मूल के लोगों का आना, और फिर उसके हुँ, बाद पासवान के लोगों का हुँ, गढ़वालियों का गाली देना। गाली देना। वहां से शंभू पासवान भले ही जीत गए, हुँ, लेकिन वहां से की राजनीति वो हिल गड़बड़ा गई। गई, वो गड़बड़ा हुँ, गई। एक कद जो था, जो लोगों के बीच, क्या गढ़वाली समाज ने प्रेमचंद अग्रवाल को वोट नहीं किए बिल्कुल। जिताने के लिए? भाई भाजपा के प्रति, वो मोदी को चाहे वोट किए हुए, हुँ, क्योंकि आज का जो गढ़वाली समाज है, वो व्यक्ति विशेष को वोट नहीं दे रहा है, क्योंकि व्यक्ति विशेष का कद है ही नहीं इस लायक कि वो वोट लेने लायक हो। वो राष्ट्रवाद को और मोदी को वोट करता आ रहा है। तो क्या प्रेमचंद्र अग्रवाल को ये नहीं सोचना चाहिए चाहिए था कि ये उत्तराखंड है, और उत्तराखंडी जनमानस की अपनी क्या वैल्यू है, उसके समकक्ष किसी और को लाके खड़ा करना और फिर उत्तराखंड के लोगों को गालियां सुनना, हुँ, ये पचा नहीं पाए उत्तराखंड के जनमानस। और मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में एक बिगुल है, एक हुंकार है, एक ललकार है प्रेमचंद अग्रवाल को और प्रेमचंद अग्रवाल की राजनीति को। अच्छा, सर, इस मुद्दे पे हमारी चर्चा काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन इसको विराम देने से पहले एक सवाल। अब कहते हैं ना कि पत्रकारों की आदत होती है सवाल पूछना, हम्म, लेकिन हमारा काम है उस सवाल के जवाब में हमारा क्या समाधान है। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बिगुल तो बज गया है। कई बार होता है हम्म, कि आपने खुद देखा है कि मुद्दा उठता है, आग पकड़ता है, हम्म, काफ़ी ज्वलंत होता है, उसके बाद शांत कहाँ हो जाता है पता नहीं चलता है। क्योंकि बीते कुछ सालों से एक-एक करके ऐसे मुद्दे सामने आए हैं। चाहे वो ऋषिकेश के उस रिज़ॉर्ट की घटना थी, चाहे उसके बाद पेपर लीक की घटना थी, चाहे उसके बाद भू कानून की माँग की घटना थी, या उसके बाद अब ये अपशब्द वाली घटना है। तो एक-एक करके घटनाएँ तो आई, बिगुल भी बजा, काफ़ी हो हल्ला उठा, लेकिन शांत हो गया। तो इस बारी आप आम जनता जो है, उनको क्या कहना चाहेंगे? और किस तरह की एक आपकी हिसाब से क्या लगता है कि आम जनता जो है, उनको किस तरह से आगे बढ़ना होगा इन सब चीज़ों को लेकर? मुझे लगता है कि भू कानून हो चाहे समान नागरिक संहिता हो, हुँ, ऐतिहासिक फैसले थे जो जिसके लिए लोग खड़े हुए थे, और धामी सरकार ने त्वरित कार्रवाई करके उसका समाधान करने की कोशिश की। ये दुर्भाग्य ही मानूंगा मैं पुष्कर सिंह धामी जैसे मुख्यमंत्री का, कि वो इसको कैश नहीं करवा पाए। हुँ, लोगों के बीच जहां उनकी जय जयकार होनी थी, उनके मंत्रियों ने उसके बट्टा लगा दिया, और पूरा डाइवर्ट हो गया ध्यान लोगों का प्रेमचंद अग्रवाल के प्रकरण पे। विधानसभा में जहां शाबाशी की मेज सबने थपथपानी थी, वहां इस विवाद ने पूरा लुटिया डुबा कच्चा दी। चिट्ठा खोल के रख दिया और लुटिया डुबो दी। हाँ, तो ये जो राजनीति का स्वरूप बदल रहा है ना, हाँ ये है कि हम भूलते जरूर हैं कच्ची बातों को। हमने कल शाम क्या खाया, सोचना पड़ता है क्या खाया क्या होगा। खाया? हुँ, तो ऐसे ही ये बहुत सारी बातें होती हैं कि सोचनी पड़ती हैं कि राजनीति में क्या क्या घटनाक्रम हुए। लेकिन कुछ घटनाक्रम ऐसे होते हैं
कि वो जड़ तक उखाड़ के फेंक देते हैं। जैसे मुलायम सिंह यादव ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान जो मुजफ्फरनगर कांड करवाया था, उसके बाद आज तक सूर्यकांत धस्माना और अपने बर्तवाल, जो अब बेचारे रह भी नहीं गए, ये लोगों की राजनीति खत्म करके समाजवादी पार्टी का एक भी सांसद, एक भी विधायक उत्तराखंड से आज तक नहीं बन पाया। उसके पीछे ये है कि जड़ खोद जो बातें होती है ना, उनको हमेशा याद रखता है उत्तराखंड का जनमानस, और वो अपने स्वाभिमान को लेकर बरकरार पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। मुझे लगता है प्रेमचंद अग्रवाल के प्रति जो एक नफरत उत्तराखंडी जनमानस में भर गई है, वो खाई अब पट नहीं सकती, ये मेरा मानना है। बिल्कुल ज़रूर। और हम भी आईटीजी टॉक्स के माध्यम से जितने भी दर्शक हमको देख रहे हैं, वो इतना ज़रूर जानते होंगे, इस पूरी चर्चा से उनको इतना ज़रूर पता चला होगा कि वाक़ई में हमको जागने की ज़रूरत है। उत्तराखंड के लोक बिल्कुल। जनमानस को जागने की ज़रूरत है। क्योंकि एक बहुत बड़ा अंतर है सर, आपने और अगर आपकी करियर के बीच में और अपने करियर के बीच में मैं देखूं, तो आपने वो चीजें देखी हैं जो शायद मैंने नहीं देखी नहीं, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अगर हम उत्तराखंड की आज की स्थिति देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं कि आने वाला कल कैसा होगा, हमारे बाद आने वाली पीढ़ी का कल कैसा होगा। तो इन सब चीजों को बदलने के लिए, इन सारी स्थितियों को बदलने के लिए आज जागना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आईटीजी यानी इंडिया टाइम्स ग्रुप को यहीं से फिर से एक मैं सारे उत्तराखंडियों से आह्वान करूंगा कि उठा जागा उत्तराखंडियों, सौ उठानो भगत ऐगे। सौ वहां भी उठाइए जहां राजनीति हो रही है, प्रेमचंद अग्रवाल के विरुद्ध हो रही है, और सौ यहाँ भी उठाए कि आईटीजी आप लगातार देखते रहे। नमस्कार जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद थे उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार मनोज इस्टवाल जी, जिनसे हमने कई सारे मुद्दों पे बात की, कई सारी चर्चाएं हमने उनसे की। ऐसी ही बाकी चर्चाओं को लेकर मैं फिर से मौजूद होंगी। तब तक आप देखते रहिए आईटीजी टॉक्स, और हाँ, आईटीजी टॉक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।